नॉट इजी डेफिनेटली, ओके, बट ये मॉडरेट कैटेगरी में वी वुड क्लासिफाई दिस पेपर, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल वाइज अगर हम देखें तो हमको इसको मॉडरेट से इजी लेके आना है खुद के लिए, राइट। दिस पेपर इज माइट बी अभी मॉडरेट फॉर अस और डिफिकल्ट फॉर अस, बट हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हमारा ये, हमें ऐसे पेपर्स हमें इजी लगने लगे एटलीस्ट, है ना, जिनमें हमारे अटेम्प्ट्स बढ़ जाए, ठीक है। तो इसको करने के लिए रिवीजन क्लासेस सारी अटेंड करनी है रिलीजियसली, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे, क्लास में जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको अटेम्प्ट करना है ना। इसके बाद ही आप इस स्टेट पे पहुंचोगे कि जब 50 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने तो 50 में से आप 40 तो अटेम्प्ट कर पाओ, है ना, सही सही, ठीक है। अब उसमें से गलती गलत भी होंगे ऑब्वियसली, पर आप अटेम्प्ट तो कर पाओ एटलीस्ट सही सही, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप 50 में से 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हो, 30 अटेम्प्ट कर पा रहे हो, देन दैट इज नॉट व्हाट वी आर एमिंग फॉर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करना है और होमवर्क टाइम से करना है, आने वाले टाइम बहुत क्रूशियल है, अगले 2-3 महीने में अच्छे से पढ़ाई करनी है सबको, क्योंकि अगले 3 महीने में अगर आप फिजिक्स ढंग से पढ़ लोगे तो आपका नीट निकल सकता है बेटा, सब लोगों का। तुम्हारी बायोलॉजी और केमिस्ट्री डिसेंट है सबकी, या तो अच्छी होगी या डिसेंट होगी, ठीक है। लेकिन फिजिक्स जो है वो अगर हम अच्छी कर लेंगे तो हमारे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि हम क्लियर कर लें इसी साल, ठीक है। एटलीस्ट एक अच्छी सीट हमें मिल जाती है अच्छे कॉलेज में, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। क्या सबको स्क्रीन विजिबल है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कूल, लेट्स बिगिन द डिस्कशन। क्वेश्चंस आपके सामने मैं शेयर करूंगा हमेशा आपकी तरह, आपको पता ही है। आपको सॉल्व करना है, जिसको आता है उसको भी और जिसको नहीं आता है उसको भी सॉल्व करना है। 2 मिनट हम एटलीस्ट एक क्वेश्चन को देंगे ताकि आप क्वेश्चन को ढंग से समझ पाओ, ठीक है। देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर? Yes, sir. कूल। तो एक प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, सॉल्व होना चाहिए था सबसे। नहीं हुआ है तो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, बट ट्राई करो एक बार सॉल्व करने का। शेयर द आंसर विद मी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। ओके, ए सी दो ऑप्शन मिले हैं हमें, बाकी बच्चों का वेट कर रहा हूं मैं। ओके, सी, ए, 30 मोर सेकेंड्स, फिर हम डिस्कस करेंगे। हाँ भाई डिस्कस करें बच्चों, Yes, sir. डिस्कस करें, ठीक है। सब लोग इधर देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ एक प्रोजेक्टाइल को तुमने फेंका फ्रॉम अ पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन सच दैट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज आर दिस एंड दैट। वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तुम्हें दी हुई है ना। यानी कि आपको, अगर हम इसका एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करना चाहें
तो तुमने ऐसे प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है ना, आफ्टर सम टाइम मे बी इट वुड हैव बीन लैंडेड यहाँ पे, ठीक है। इट विल स्ट्राइक द प्लेन आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ, तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है। अब एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस होती है इसको रेंज भी बोलते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. प्रोजेक्टाइल की जो डिस्टेंस होती है, जो उसने डिस्टेंस कवर करी होती है उसकी पूरी जर्नी में, यानी जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा उसे रेंज भी बोलते हैं। अब रेंज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था डायरेक्ट, है ना। वैसे तो 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी होता है। क्या होता है बेटा? 2 × ux इंटू यू वाई अपॉन जी, है ना। तो तुम्हें दी भी हुई है ux, मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। कितनी दी हुई है? 9.8 दी हुई है क्या? Yes, sir. और ui होता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, यानी वर्टिकल वेलोसिटी, जो कि 19.6 मीटर पर सेकंड दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप इसको u बोलते हो तो आपका ये तो हो जाएगा ux और ये हो जाएगा uy। कंपोनेंट लेना आता है सबको? अगर ये v होता है तो अगर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो ये आपका v cos थीटा हो जाता है क्या? और ये v sin थीटा हो जाता है। Yes, sir. Yes, sir. तो इसी को आप क्या बोलते हो? vx यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और इसको आप बोलते हो vy यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी। अब हॉरिजॉन्टली तो प्रोजेक्टाइल में कोई ऐसा सच एक्सेलरेशन तो होता नहीं है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो 0 होता है, लेकिन वर्टिकली एक्सेलरेशन होता है जो कि होता है g, है ना। डाउनवर्ड्स अज्यूम करते हैं, लेट्स से हम, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम अज्यूम करते हैं जी लग रहा है और पॉजिटिव मानते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को, लेट्स से, ठीक है। या अपवर्ड को मान लो, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी पड़े जो आप साइन कन्वेंशन आप मान सकते हो, लेकिन आप फिर पूरा क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग प्लान किया करो। हालांकि यहाँ पे आपकी जरूरत नहीं है किसी चीज की, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्टली फॉर्मूले से आंसर निकल जाएगा। बट प्रोजेक्टाइल में अगर और क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कैसे करना है वो बताऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल में जो चीजें हैं वो सारी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे एक बार बता दो कि प्रोजेक्टाइल में कितने बच्चों को दिक्कत आती है। क्या हमें प्रोजेक्टाइल चालू करना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक या नहीं? मतलब प्रोजेक्टाइल चालू करना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक जो है काइनेमेटिक्स। सिंस हम 1D पढ़ चुके हैं, अब हम 2D पढ़ेंगे, तो 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन, काइनेमेटिक्स सब आएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं काइनेमेटिक्स स्टार्ट करूं, सिंस ये जल्दी खत्म हो जाएगा, छोटा चैप्टर है, तो आप हाथ ऊपर करेंगे। Those people, those students who want me to start 2D after 1D, काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल, ये सब पढ़ना चाहते हो तो आप हाथ ऊपर करो। अगर आप हाथ ऊपर नहीं करोगे तो मैं अपने आप समझ जाऊंगा कि आप ये वाले टॉपिक के लिए मतलब अग्री नहीं कर रहे हो, कोई और टॉपिक आपको पढ़ना, ठीक है। आप अपना वोट दे सकते हो बेटा, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो बोलोगे बहुत ज्यादा मतलब ऐसे कुछ दिक्कत हो जाएगी उससे, है ना। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वी आर गोइंग टू, ओके, हाथ नीचे कर लो सब लोग। वी आर गोइंग टू कवर एवरी टॉपिक, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे हम, तुम परेशान मत हो, ठीक है। सारे टॉपिक्स कवर होंगे और टाइमली कवर हो जाएंगे, ठीक है। डो नॉट वरी अबाउट दैट। हाँ भाई, रेंज का फॉर्मूला होता है 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी, ठीक है। जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो इसका डेरिवेशन भी मैं आपको करके बताऊंगा। 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी, तो आपको सारी चीजें दी हुई है। ux दिया हुआ है 9.8 और 19.6 आपको दिया हुआ है ui, आपको इससे 10 से डिवाइड करना था बस इसमें, राइट। कितना आंसर आ रहा है बच्चों इसका? ऑप्शन नहीं। Option 39.2 मीटर विल बी योर आंसर, फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला हम डिराइव भी करेंगे। रेंज वैसे आपका, अगर आप देखो ध्यान से, तो रेंज आपका होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर रेंज, है ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिसाइड करेगी ना बेटा कितना दूर जाने वाला है, समझ रहे हो सब लोग। वर्टिकल वेलोसिटी तो हाइट डिसाइड करती है। कोई भी प्रोजेक्टाइल है वो 2D मोशन में होता है। 2D मोशन मतलब एक्स में भी मोशन है और वाई में भी मोशन है। क्या ये चीज समझ में आ रही है सबको? एक्स में भी मोशन है और वाई में भी मोशन है, वाई वाई डायरेक्शन में भी मोशन है। तो अगर तुमने किसी पार्टिकल को ऐसे फेंका, है ना, मान लो ऐसे फेंका तुमने, किसी को कैच कराई, कोई बॉल फेंकी तुमने, है ना, यू थ्रू अ बॉल अपने फ्रेंड के पास और तुम्हारे फ्रेंड ने कैच कर ली, तो तुम्हारी जो बॉल गई है वो 2D मोशन कर रही है। कैसे? एक तो वो एक्स डायरेक्शन चेंज, एक्स एक्स डिस्प्लेसमेंट कर रही है एक्स डायरेक्शन, है ना। मान लो यहाँ पे थी, अब यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो एक्स डायरेक्शन में उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। और वाई डायरेक्शन में भी वो एक हाइट लेती है और फिर हाइट कम करती है, पहले हाइट बढ़ती है फिर हाइट कम होती है। तो यानी वाई डायरेक्शन में भी आपका बॉडी जो है, पार्टिकल जो है, वो मोशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, रेंज का मतलब क्या होता है कि कितनी दूर तक जाएगी? रेंज का मतलब क्या होता है बेटा? कितनी दूर तक जाएगी। रेंज का मतलब ये थोड़ी होता है कितना ऊंचा जाएगी, कितना ऊंचा जाएगी, कितनी ऊंचा या कितना नीचे जाएगी, वो तो हाइट डिसाइड करेगी ना।
Yes, sir. है ना। तो इसलिए रेंज अपने आप में ये प्रूव करता है, रेंज वर्ड ही, कि इसमें आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंट्रीब्यूट करने वाला है, वर्टिकल नहीं, है ना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है यूएक्स, यानी यू कॉस थीटा, यानी जिस स्पीड से तुमने फेंकी है उसका एक्स कंपोनेंट ले लो, है ना, एक्स कंपोनेंट ले लो, यूएक्स कॉस थीटा निकाल लो, यूएक्स निकाल लो या यू कॉस थीटा निकाल लो, और उसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों टाइम से क्यों मल्टीप्लाई किया, कौन बताएगा? टाइम से क्यों मल्टीप्लाई किया यूएक्स को? So speed is equals to distance upon my time. वेरी गुड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम नहीं हो जाएगा क्या? Yes, sir. है ना। और v इक्वल्स टू यू प्लस एटी भी आप लगाओगे तो उसमें आप एक्सेलरेशन तो जीरो लिखने वाले एनीवे, है ना। या फिर आप इसमें s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करोगे, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, है ना। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करते हैं हम, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सबको पता है। Yes, Yes. sir. तो उसमें भी ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut वाले टर्म को तो हमने लिख दिया है ux इंटू टी, है ना। और हाफ एटी स्क्वायर में एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में तो जीरो होने वाला है ना बेटा, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, है ना, वाई डायरेक्शन में है ग्रेविटी की वजह से, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो हाफ एटी स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एस इक्वल्स टू यू इंटू टी या फिर यू एक्स इंटू टी। समझ में आया सबको रेंज का फॉर्मूला यू एक्स इंटू टी क्यों होता है? Yes, Yes. है ना। तो उससे ये Yes, sir. आपका, उससे डिराइव हुआ है आपका रेंज का फॉर्मूला, रेंज इक्वल्स टू 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी, है ना, टाइम पीरियड से डिराइव हुआ है। समझ में आता है सबको ये बात? yes, sir. ठीक है, कोई डाउट इसमें? टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है सबको, 2u sin थीटा अपॉन जी। Yes, sir. टाइम पीरियड Yes, का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। सब डिराइव करवाऊंगा मैं, जब पढ़ाऊंगा सब डिराइव करा दूंगा, जल्दी जल्दी डिराइव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये सब चीजें, है ना। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, u cos थीटा, ux का मतलब क्या हुआ, u cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, है ना, ux का मतलब, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी, है ना, रेंज का फॉर्मूला। या फिर इसको आप यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा अपॉन जी भी लिख सकते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नहीं, सॉरी, साइन टू थीटा अपॉन जी भी लिख सकते हो, है ना। ये भी फॉर्मूला रेंज का होता है, सेम ही चीज है मतलब ये दोनों। समझ में आ रही है सबको? आगे चलें। Yes. yes, sir. ठीक है, ये सब चीजें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो परेशान मत होना, वैसे समझ में आ गया होगा काफी हद तक, लेकिन अगली जब भी मतलब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स को, जब भी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक हीट पे क्वेश्चन था ये। इन स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, पहले तो आंसर बताओ फिर करते हैं डिस्कस। ओके, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोगों दे रहे हो। ठीक है, और भी बच्चे आंसर करो भाई, फॉर्मूला भूल गए क्या हम लोग? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, पहली बात तो क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है क्या? Yes, sir. आइसोथर्मल Yes, नाम sir. से ही समझ में आ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर जीरो रहने वाला है। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी रहती है आइसोथर्मल में? Zero. जीरो, है ना। अब हीट, स्पेसिफिक हीट, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है ये, एमसी डेल्टा टी होता है, Yes, sir. Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। ये पढ़वाया भी था मैंने, क्वेश्चन सॉल्व भी कराए थे इसके, जब पेपर का डिस्कशन किया था लास्ट एमटी में, तो मैंने डिस्कशन भी किया उसमें, मतलब बताया भी था आप लोगों को ये फॉर्मूला, है ना। तो इसमें हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी है, सी निकालनी है, मतलब ये आपका हीट का फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक हीट तो हमें इससे निकालनी पड़ेगी, है ना। हीट का फॉर्मूला आपका ये होता है हीट ट्रांसफर का, तो आप स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हो, सी क्या हो जाएगा, Q अपॉन एम इंटू डेल्टा टी हो जाएगा क्या बच्चों? Yes, sir. Yes. स्पेसिफिक हीट की वैल्यू पूछ रहा है, अब Q की और M की वैल्यू पता होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा टी हमें पता है कितना है, जीरो है, तो 1/0 कितना होता है भाई? इन्फिनाइट। Sir, इनफिनिट, infinite. है ना। तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा क्या स्पेसिफिक हीट का? Yes. Yes.
अनरियलिस्टिक तो होता है ये, बट अगर हम आइडियली देखें तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपकी स्पेसिफिक हीट इन्फिनिट हो जाती है। ठीक है, आगे चलें। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग। स्ट्रेस स्ट्रेन पे है ये क्वेश्चन। अब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ा था ना हमने, उस पे क्वेश्चन। इसमें टाइम लग सकता है, टाइम लीजिए, 1 से 2 मिनट आपको मिलेंगे, लेकिन इसका अटेम्प्ट सबको करना है इसका। क्वेश्चन में समझा देता हूँ या तो एक बार। 2 वायर है, मटेरियल सेम है, लेंथ भी सेम है, लेकिन डायमीटर अलग अलग दे रखे हैं, 1:2 के रेशियो में डायमीटर दे रखा है 2 वायर के। उनको आपने स्ट्रेच किया, वायर को स्ट्रेच किया, ठीक है, फोर्स सेम यूज किया दोनों वायर में जो आपने स्ट्रेच करने में लगाया। तो तुमसे पूछ क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बता दो ऑफ द 2 वायर्स, जो कि मतलब उसका रेशियो बता दो, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का रेशियो बता दो। ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, फॉर्मूला पता है क्या? नहीं पता तो बता दो, मैं बता देता हूँ फॉर्मूला। तुमने पढ़ा नहीं ना चैप्टर अलग से, हमने पढ़ा था लेकिन बहुत एक आध क्लास में हमें खत्म करना पड़ा था, तो ढंग से हमने इसको रिवाइज नहीं कर पाए थे हम। लिख देता हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर वुड बी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसको लेट से कि स्मॉल यू से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू, बताओ भाई किसी को पता है फॉर्मूला? स्ट्रेस का स्क्वायर, स्ट्रेस तो पता है ना सबको क्या होता है Yes, sir. ना, डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस पता है सबको क्या होता है या नहीं? Yes, sir. है ना, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है हाफ एस स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आगे का आप कर पाओगे या डिस्कशन करना है अभी से? अगर आप चाहो 2 मिनट ले सकते हो, क्वेश्चन अच्छा है ये। ठीक है, एक काम करो, फॉर्मूला तो मैं बता ही दिया है मैंने, आप ट्राई करो। स्ट्रेस सबको पता है क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। Yes, sir. यूज करो दोनों इक्वेशन को और आंसर निकाल के बताओ। आप सबके पास 2 मिनट है, करिए। डिस्कस लिख सकते हैं आप लोग, है ना, डिस्कस लिख सकते हैं अगर नहीं आता है तो।
डिस्कस करें क्या बच्चों? यस सर। Yes, sir. डिस्कस करें, चलो। सबसे पहले तो फॉर्मूला जो है उसको यूज में लेंगे। अब देखो, तुमको पूछ रहा है रेशियो, दोनों वायर्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मेरा आंसर 1:16 आया है। ओके डिम्पल, लेट्स चेक कर लेते हैं। ये तुम्हारा वायर 1 था और ये वायर नंबर 2 था। ठीक है, इस पे तुमने कुछ फोर्स लगाया F, इस पे भी सेम फोर्स लगेगा क्या बच्चों? Yes, sir. है ना, F1 F2 ले लो, सेम ही होगा। F1 विल बी इक्वल्स टू F2, है ना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसमें जो चेंज आया, यानी कि इसके डायमीटर में जो चेंज आया, है ना, उसको लेट से कंसिडर कर लेते हैं D1, है ना, और इसका जो डायमीटर है वो D2 है। बात समझ में आ रही? ऑलरेडी आपका वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल सेम लेंथ बट डायमीटर इज 1:2, ये आपका इनिशियल डायमीटर्स थे, है ना, डायमीटर जो थे 1:2 के रेशियो में थे आपके, ठीक है, 1:2 के रेशियो में थे। अब जब आपने फोर्स लगा के आपने जब इसमें चेंज लाया, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में रेशियो निकालने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? स्ट्रेस में रेशियो निकालना पड़ेगा, इज दैट राइट? Yes, sir. है ना, और यंग्स मॉड्यूलस तो कांस्टेंट रहता है, तो उसका तो कोई इशू होने वाला नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है? सेम मटेरियल का है क्योंकि, है ना, क्योंकि Yes. सेम मटेरियल का है ना। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखते हैं। स्ट्रेस क्या होता है बेटा? Force upon area. स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। अब अगर स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है तो इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं दोनों के। लेट से इसका स्ट्रेस था S1 और इसमें जो स्ट्रेस आया होगा वो है S2, तो S1 अपॉन S2 क्या होगा, जल्दी से बता दो। क्या ये F1 अपॉन F2 मल्टीप्लाई बाय A2 अपॉन A1 हो जाएगा क्या? Yes, Yes, sir. sir. लिख के बताओ सही लिखा है क्या? बोलो बोलो जल्दी बोलो, सही लिखा है? Yes, sir. है ना, क्या हो जाएगा ये? S1 अपॉन S2 विल बी इक्वल्स टू A2 बाई A1। क्यों क्यों लिखा मैंने? Four same है. हाँ, क्योंकि F1 इक्वल्स टू F2 है, सिंस F1 इक्वल्स टू F2। ठीक है, काफी इजी अंडरस्टैंड करना। नाउ जब हमारा स्ट्रेस का रेशियो निकल गया, तो अब हम यंग्स मॉड्यूलस जो हमारी सेकंड चीज है उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो हमें पता है कि सेम मटेरियल है, यहाँ पे लिख देते हैं ये चीज, तो सेम मटेरियल है, तो सेम मटेरियल का तो यंग्स मॉड्यूलस भी सेम रहेगा, y1 विल बी इक्वल टू y2, इज दैट राइट? Yes, sir. है ना, तो तुम्हारा पोटेंशियल Yes. एनर्जी, सिंस हमने U लिखा था, U1 अपॉन U2, इसका जो रेशियो है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, ये डायरेक्टली डिपेंड कर जाएगा ना स्ट्रेस पे बच्चों। Yes. Yes, sir. क्या हो जाएगा ये? S1 अपॉन S2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? देख के बताओ समझ में आया क्या ये चीज? Yes, sir. पक्का? और S1 अपॉन S2 को मैं A2 अपॉन A1 लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू D2 बाई D1 का होल स्क्वायर। अब बताओ मैंने ये क्यों लिखा? D2 बाई D1 का होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बताओ ये क्यों लिखा मैंने? सर क्योंकि स्ट्रेस हमारा स्क्वायर में है। हाँ, क्योंकि स्ट्रेस का भी स्क्वायर है, और एरिया तो ऑलरेडी क्या होता है, π/4 D स्क्वायर होता है क्या वायर का? Yes, है ना, sir. क्रॉस सेक्शनल एरिया हम जब लेंगे तो D स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होता है ना एरिया ऑलरेडी। अरे D Yes, स्क्वायर yes, sir. बेटा πr² नहीं होता क्या क्रॉस सेक्शन का एरिया सर्कल का? सर्कल Yes, का, sir. है ना, तो उसको जब D की डायमीटर की टर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा। पॉइंट इसके D स्क्वायर की टर्म्स में होता है, D स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो A2 अपॉन A1 की जगह मैंने क्या लिख दिया? D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर। और सिंस यहाँ पे ऑलरेडी एक स्क्वायर है, स्ट्रेस के लिए हमने एरिया का स्क्वायर ऑलरेडी किया हुआ है, तो दो बार होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या? ये देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है Yes, sir. है ना,
इसलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. अब d2/d1 की वैल्यू तुम्हें पता थी, d2/d1 की वैल्यू तुम्हें पता थी, d2/d1 का होल 4 पावर 4 आ गया, तो ये 2/1 का पावर 4 आ गया क्या बेटा? Yes, sir. है ना? Yes, sir. Will this be 16:1, 16/1? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. कौन सा Yes. ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन? अरे ऑप्शन डी राइट है या नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. आगे चलें? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, Yes. डिसेंट क्वेश्चन था। नीट में इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, मतलब नीट के हिसाब से सही क्वेश्चन था, और आपको सॉल्व भी करना चाहिए था ये क्वेश्चन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन सॉल्व्ड, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं पता तो फिर पहले फॉर्मूला रिवाइज करेंगे तो कोई इशू नहीं है, फिर तो फॉर्मूला पढ़ने के बाद हो जाएगा ये, है ना? लेकिन समझ में आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। डिस्कशन के बाद अगर समझ में नहीं आया तो आपको पूछना है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. करो भाई, सॉल्व करो। अब कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है, 12th तो तुमने पढ़ी हुई है, इसमें नहीं चलेगा बहाना। देखते हैं कि ये आपसे सॉल्व होता है नहीं होता। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर दे रखा है, हैज अ कैपेसिटेंस C, है ना? व्हेन इट इज हाफ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, पहले एयर भरी हुई थी इसलिए इसलिए एयर कैपेसिटर बोल रहा है वो, है ना? और आपकी प्लेट्स के बीच में अगर हाफ फिल कर दिया उन्होंने डाइलेक्ट्रिक से, जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दे रखा है, तो जो परसेंटेज इंक्रीज होगा अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उससे कैपेसिटेंस बढ़ जाता है ना? सबको याद आ रहा है ये चीज, पढ़ी थी हमने, Yes, sir. है ना? Yes, sir. डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते ही कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, तो डाइलेक्ट्रिक हाफ हाफ तुमने फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक से, हाफ स्पेस को, तो तुम्हारा कितना कैपेसिटेंस बढ़ा है ये आपको बताना है। ठीक है, सब लोग सॉल्व करेंगे भाई। कैपेसिटेंस में चेंज निकालना है, आप इसको C1 C2 में भी ब्रेक करके कर सकते हो, यानी कि अगर आपकी प्लेट्स के बीच में टोटल कैपेसिटेंस C था, तो अब C1 C2 दो दो अलग अलग कैपेसिटेंस आपका जो है कैपेसिटर वो होल्ड कर रहा है, क्योंकि एक पार्ट में आपने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया C1 वाले पार्ट में, C2 वाला अभी भी एयर से भरा हुआ है। ठीक है, तो आप उस तरह से इनका रेशियो निकाल के आप परसेंटेज में इंक्रीज निकाल सकते हो, इंक्रीज इन कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। ठीक है, ट्राई करो सॉल्व करने का, नहीं होता है तो फिर हम डिस्कस करेंगे, है ना? आई विल गिव यू 1 to 2 मिनट फॉर दिस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? हाथ ऊपर करके बताओ, कौन बताएगा? मुस्कान के अलावा कोई और है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, डिंपल, क्या होता है? Epsilon naught D A by D. जोर से बोलो। ठीक है, कूल, मेरे को लग रहा है आपने जो बोला है सही है। आप बताओ मुस्कान। Sir, epsilon naught A upon V D. ठीक है, कूल, करो सॉल्व करो।
डिम्पल का बी आ रहा है, ओके कूल। बाकी बच्चे भी बताओ भाई कितना आ रहा आंसर। सना का सी आ रहा है, ओके। दीप्ति का बी आ रहा है। 3 बच्चों ने सॉल्व किया, मतलब बाकी लोगों से नहीं हुआ क्या? मुस्कान बी, महक का बी आ रहा है, अच्छा। सॉल्व किया है मुस्कान, महक, Yes, sir. अभिषेक, Yes, सना, sir. Yes, sir. शिखा, क्या हुआ भाई? सॉल्व नहीं हो पाया क्या? No, sir. नहीं सर। चलो ठीक है, कोई ना। थोड़ा बहुत भी अगर मैं कॉन्सेप्ट याद है ना बेटा, तो ये सारे क्वेश्चन टैकल हो जाते हैं, पता है। नीट में तुम्हारे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आते ही नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमें छोड़ना है ना, वो हम सीखेंगे, एंड तक सीख जाएंगे छोड़ना। लेकिन ये उन क्वेश्चन में से नहीं था जो आपको छोड़ना था। ये क्वेश्चन वो था जो कि आपको करना था। तो आज मैं मोस्टली वही क्वेश्चन ले रहा हूँ, मोस्टली जो कि करने लायक क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो डिस्कस करें क्या बच्चों? Yes. डिस्कस Yes, करें, sir. ठीक है। सब लोग इधर देखेंगे भाई, छोड़ दो अब। जिसका आ गया है वो भी छोड़ दो, इसका नहीं आया वो भी देख लो इधर। कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं? कैपेसिटेंस ओरिजिनल क्या होगा भाई? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओरिजिनल यानी कि स्टार्टिंग में जब हमने कोई डाइलेक्ट्रिक वगैरह नहीं लगाया, एयर भरी हुई थी, एयर कैपेसिटर था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी था। ठीक है, उसके बाद जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया होगा तो आपका कुछ ऐसे बना होगा ये कैपेसिटर, ये जो प्लेट्स थी उनके बीच में आपने हाफ पार्ट में डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, मान लो इस पार्ट में डाइलेक्ट्रिक लगा दिया ऐसे। ठीक है, D/2 स्पेसिंग पे लगा दिया आपने। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक, जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान लेते हैं। और बाकी की D/2 अभी भी एयर से भरी हुई है ना, टोटल डिस्टेंस D लेते हैं हम, राइट, स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो अब आपका ये वाला लेट से हो गया C1 और ये वाला हो गया लेट से C2, अलग अलग कैपेसिटेंस हो जाएगा ना दोनों स्पेसेस का। Yes, sir. C1 में निकालूंगा तो क्या बनेगा बेटा? क्या डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो आपका कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Mama. क्या यहाँ पे डी आएगा डिनोमिनेटर में? D/2. डी बाई, Yes, sir. क्योंकि C1 आपका D/2 स्पेसिंग में है, तो आपको डिस्टेंस भी D/2 लिखना है ना, आपका स्पेसिंग भी D/2 लिखना है। अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा, जल्दबाजी में D लिख दिया तो, है ना। C2 अभी भी एयर कैपेसिटर है, तो उसका आप डायरेक्टली एप्सिलॉन नॉट A बाय D लिख सकते हो। इज दैट राइट? Yes, sir. Sir, D2. सॉरी, D/2, यस अगेन D/2। ठीक है, C1 एंड C2 आपका निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना था? परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज कितना हुआ है कैपेसिटेंस। तो पुराना वाला तो पता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D था ओरिजिनल, नया वाला निकालना पड़ेगा ना, तभी तो निकाल पाएंगे कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, राइट। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, क्या ये दोनों C1 और C2 सीरीज में है क्या? Yes, sir. Yes. है ना, C1 एंड C2 किसमें है? सीरीज में। तो अब आप इनमें C इक्विवेलेंट निकालने के लिए, C इक्विवेलेंट या C डैश बोल देते हैं इसको, क्या हो जाएगा ये? 1/C1 प्लस C, हाँ 1/C1 प्लस 1/C2. है ना। क्या हो जाएगा भाई 1/C1 प्लस 1/C2? दिस विल बी D/10, D/10। D/10 कैसे आया? अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। D/10 कैसे आया? तो यहाँ पे Dielectric K 5 की है ना? वैल्यू 5 है। हाँ, K की वैल्यू रख दी है मैंने, ये K ऊपर ही था, और ये आपका जो 1/C1 था, जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये क्या बना होगा? यहाँ पे लिखता हूँ, 1/C1 को आपने सॉल्व किया, है ना, ये आपने C1 को सॉल्व किया, चलो C1 लिख लो, तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 K बन जाएगा क्या? K नीचे चला गया तो, Yes, Yes, sir. sir. है ना।
और 2k की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 5, क्योंकि k की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 दी हुई है ना। चलो, तो d/10 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a आ गया, प्लस c2 का वैल्यू कितना है epsilon naught a upon में d/2. d/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a बन जाएगा, मतलब ये है ना 1 अपॉन c2 ये बन जाएगा। क्या ये समझ में आया सबको? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. इसको सॉल्व किया बच्चा, क्या आ रहा है आंसर? सॉल्व करा है? दोनों को ऐड करके देखा क्या आंसर आ रहा है? एलसीएम तो एप्सिलॉन नॉट a आ जाएगा, d/10 प्लस d/2 करना पड़ेगा, 10 एलसीएम आ जाएगा उसमें, तो d प्लस 5 टाइम्स d आ जाएगा, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 5 एप्सिलॉन 5 नॉट। by हाँ बोलो बोलो। 5/3 आएगा. 5 एप्सिलॉन नॉट a बाई 3d, है ना, या फिर 5/3 आ जाएगा टोटल। ठीक है, कितना आएगा भाई 5/3 एप्सिलॉन नॉट a बाई d। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दिस विल बी योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नया वाला, दिस इज अ न्यू वन ना, नया वाला है ये। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. कोई डाउट है क्या बेटा किसी को? 6/10 बना है आपका, d/10 प्लस d/2 को सॉल्व करोगे 6/10 बनेगा, तो 2 से काटोगे ना, 2 से कट करोगे, डिवाइड करोगे, तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, है ना, तो उससे 5/3 आया है। ठीक है, Yes, Yes sir. sir. ठीक है, दिस इज योर c डैश। नाउ यू कैन इजीली फाइंड कितना इंक्रीज आया है, कैसे निकालोगे? यू कैन फाइंड बाय इंक्रीज इन कैपेसिटेंस। कैसे निकालोगे? c डैश इंक्रीज इन कैपेसिटेंस, क्या हो जाएगा c डैश माइनस पुराना c, है ना, डिवाइडेड बाय पुराना c। अरे कोई भी ऐसी तो इंक्रीज या डिक्रीज कैसे निकालते हैं, चेंज कैसे निकालते हैं? ऐसे तो निकालते हैं, पहले मेरी हाइट 5 फीट थी, फिर मेरी हाइट बढ़ गई, है ना, बड़ा हो गया मैं, मान लो 6 फीट हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ हाइट में, तो ये कैसे निकालोगे? 6 - 5/5, Yes, Yes sir. sir. है ना, 1/5 इंक्रीज हुआ है मेरा, है ना, 20% इंक्रीज हो गया जैसे, है ना, 20% हाइट इंक्रीज हो गई मेरी। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? इंक्रीज Yes, कैसे sir. निकालते हैं, है ना? Yes, वो sir. लीजिए 5/3 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी माइनस एप्सिलॉन नॉट a बाई डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, है ना, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा आपका 66.6%। ठीक है, वैल्यू बेसिकली वैल्यू जो आएगी वो 2/3 आएगी ना, 2/3 का मतलब होता है 66.6%, ये आएगी 2/3 वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद। बात समझ में आई सबको? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या डाउट है? Yes, sir. Yes sir, clear. Okay. अगर डाउट है तो पूछ लो बेटा, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे चलें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई। कैपेसिटेंस पे एक और क्वेश्चन है, ये वाला शायद हो गया होगा आप लोगों से। सी इक्विवेलेंट तो निकाल लिया होगा सबने, या नहीं निकला था सी इक्विवेलेंट? आंसर बताओ।
हाँ भाई, डिस्कस करें। क्या आ रहा है? बी आ रहा है। पहले तो क्यू नेट निकाल लीजिए सब। क्यू नेट के लिए सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बच्चों? सर 2। 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो सॉल्व करते हैं सर। देखो इसको, C1 और C2 और C3 पैरेलल में है ना। C2 और C3 पैरेलल में सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? ऐड करते सर। ऐड कर देते हैं डायरेक्ट। C2 प्लस C3 कितना आ जाएगा भाई? 6 माइक्रोफेराड, है ना। देन C1 के साथ में इसका कॉम्बिनेशन जो आएगा वो आएगा सीरीज में, है ना। सीरीज में आएगा ये दोनों कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे भाई? सी इक्विवेलेंट फाइनल कितना हो जाएगा? सी इक्विवेलेंट डैश लेते हैं इसको। सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/C1 प्लस 1/6। इज दैट राइट? यस सर। 1/3 प्लस 1/6 Yes, sir. कितना होता है? सी इक्विवेलेंट विल बी 2 2. 2 माइक्रोफेराड, है ना। अब तुम्हें क्या निकालना था? क्यू नेट, है ना। नेट चार्ज कितना होगा भाई? तो नेट चार्ज कितना होता है? सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। कितना हो जाएगा? सी इक्विवेलेंट में आप 2 माइक्रोफेराड को फेराड में ले लो, है ना। वोल्टेज में है ना, वोल्ट में है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये ले लो आप फेराड में। 2 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाय 30। कितना आंसर आ रहा है? 60। 60 माइक्रोकुलम्स। 60 माइक्रोकुलम्स आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही? 60 इंटू 10⁻⁶ आएगा। तो 60 आता, तो अगर केवल 60 इंटू 10⁻⁶ लिखो या तो ये कुलम बन जाएगा। लेकिन आप माइक्रो कुलम्स में लिखोगे तो 60 बनेगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। अब तुमको पूछ रहा है कि भाई चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 बताना है स्पेसिफिकली। तो ये तो अब तो इजी हो गया बहुत ज्यादा। देखो 60 माइक्रो कुलम तो आपका नेट चार्ज है। 60 माइक्रो कुलम आपका नेट चार्ज है, ठीक है। तो आप पोटेंशियल अक्रॉस 5 माइक्रो कुलम निकाल सकते हो। यस सर। कैसे निकालोगे? सर सीरीज में है तो दोनों में चार्ज सेम रहेगा तो वेरी गुड। निकाल लेंगे। सीरीज, और C1 का हाँ। वोल्टेज आ जाएगा तो सेकंड वाले जो हमें वो दे रखा है डायग्राम उसका आ जाएगा। उस 30 में से माइनस करके 20 आएगा। और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है तो वोल्टेज 5 में और 1 में सेम रहेगा जो कि 20 होगा। और फिर 5 को 10 होगा और 10 को 5 से 10 जब आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे। ये सर, और 10 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 माइक्रो कूलम्स आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्यों क्या किया हमने भाई? सीरीज में क्या रहता है? सेम। अरे बोलो, चार्ज। चार्ज सेम रहता है, ठीक है। तो जितना चार्ज उसमें जा रहा है C1 में, उतना इन दोनों में जाना चाहिए, है ना। तो आप इससे निकाल सकते हो आराम से कि आपका पोटेंशियल अक्रॉस 5 माइक्रोकुलम्स कितना आ जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पे, पोटेंशियल अक्रॉस। ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई हैं बहुत बेसिक लेवल पे, है ना। पोटेंशियल एट 5 5 माइक्रोकुलम, 5 माइक्रोकुलम या 5 माइक्रोफेराड ले लो आप इसको। ये कितना आ जाएगा भाई? 10 वोल्ट आ जाएगा क्या? सी मतलब Yes, बेसिकली yes. C3 पे कितना आ जाएगा? C3 पे, है ना। C3 लिख देते हैं इसको, ठीक है। C3 पे आ जाएगा 10 वोल्ट। अगर C3 पे 10 वोल्ट आ रहा है तो तुम चार्ज निकाल सकते हो उस पे। यस सर। कितना आएगा चार्ज? 50 माइक्रोफैराड। है ना। कितना आ जाएगा चार्ज? Q इक्वल्स टू CV होता है ना। Yes, sir. C3 कितना हो जाएगा? C कितना है इसका? 5 और पोटेंशियल कितना है? 10। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 50 50 microcoulomb. माइक्रोकुलम्स, है ना। 50 माइक्रोकुलम्स विल बी योर आंसर। सबको समझ में तो आया ना ये, Yes, sir. है ना। सिंस C1 में सीरीज में चार्ज सेम रहता है तो जितना इधर जाएगा उतना इन दोनों में जाएगा। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रोपोर्शनैलिटी में तो आपका पोटेंशियल आ जाएगा कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए C2 और C3 पे, है ना। तो C3 पे भी 10 वोल्ट आना चाहिए। C2 पे कितना आना चाहिए पोटेंशियल? सर सेम ही रहेगा 10। हाँ, अब ये सेम चीज हमने रेजिस्टेंस
और वोल्टेज इन और करंट इनकी केस में भी पड़ी थी क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यस सर। है ना? Yes, Yes, sir. sir. रिलेट कर पा रहे हो चीजों से? उसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप्स ऐसे ही निकालते थे हम, है ना? सीरीज में करंट सेम रहता था, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता था, नहीं होता था क्या वहां पे ये सेम चीज? Yes, sir. सेम चीज कैपेसिटेंस में यूज कर रहे हैं, इसमें करंट की जगह चार्ज आ गया है बस, है ना? तो बेटा बहुत इजी और बहुत सिमिलर चीजें हैं, ज्यादा चीजें रटनी ही नहीं है, लेकिन कुछ तो पता हो। अगर कुछ भी पता है तो चल जाएगा काम, लेकिन अगर बिल्कुल रिवीजन नहीं किया है तो दिक्कत है। आगे चले बच्चों, Yes, sir. ठीक है? ट्राई टू सॉल्व दिस वन, 26 क्वेश्चन। मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब यूज होगा इस क्वेश्चन में। मासेस ऑफ 3 वायर दे रखा है, रेशियो दे रखा है तीनों वायर का, लेंथ का रेशियो दे रखा है, तुम्हें रेजिस्टेंसेस का रेशियो पूछा जा रहा है। रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? रो एल बाय ए, Yes, sir. है ना? लगाओ दिमाग लगाओ और आंसर बताओ। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, तो होना चाहिए। हाँ भाई, क्या आ रहा है आंसर? आया किसी का? सर डी। आंसर आया तो आंसर लिखिए, नहीं आ रहा है तो डिस्कस लिखिए, पर रिस्पॉन्ड तो करो बेटा। आप रिस्पॉन्ड करोगे तभी तो मैं डिस्कस करूंगा आगे चीजों को। अभिषेक, Yes, sir. डिस्कस लिखने के लिए बोल रहा था, लिख दिया तुमने। बेटा अगर नहीं आता है ना सवाल तो डिस्कस जरूर लिखना है सबको, ठीक है? ये कोई 5-6 बच्चों की क्लास नहीं है, तुम सब जितने बैठे हो ना यहाँ पे 20-25, सब लोगों की क्लास है ये।
आई बात समझ में? आप सब लोगों का एनरोलमेंट है यहाँ पे, आप सब लोग रजिस्टर्ड बच्चे हो यहाँ पे, ऐसा नहीं कि तुम में से कुछ बच्चे ऐसे घूमने आए 2-3 दिन के लिए। इतने टाइम से पढ़ रहे हो बेटा, थोड़ा तो रिस्पॉन्ड किया करो सब लोग, एटलीस्ट डिस्कस तो लिख ही सकते हो तुम लोग यार। इतना टाइम आप दे रहे हो क्लास में, इतना अगर आप इन्वॉल्वमेंट नहीं रखोगे ना, कोई फायदा नहीं है क्लास में बैठने का, सोल्यूशंस देखने का। ये सोल्यूशन तो तुम 10 की जगह अगर 10,000 सोल्यूशन भी देख लोगे ना, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी। एक मार्क भी नहीं बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसा हो सकता है कि आपको फील होने लगे कि आपको चीजें आती है, बट वो एक्चुअली में नहीं आती है। ठीक है, सो बेटर कि आप सॉल्व करें क्वेश्चन को, ट्राई करें सॉल्व करने का। नहीं आता है तो आप कुछ तो रिस्पॉन्ड करें कि सर आप डिस्कस कर लो, या फिर आंसर मेरा ये आया है। ठीक है, चलो भाई करें, डिस्कस करें बच्चों। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कूल। तो देखो, हम सबको पता है कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रो एल बाय आई होता है क्या, Yes, sir. यस है ना? सर। तो सबसे पहले Yes. तो जो रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज हैं वो लिख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ये हमें एक फॉर्मूला पता है। ठीक है, इसके अलावा सिंस यहाँ पे लेंथ और मास दोनों इंक्लूडेड है और एरिया हमें कहीं ना कहीं नहीं पता है, तो हमें मास और लेंथ को देखते हुए क्या डेंसिटी नहीं निकालनी पड़ेगी? क्या डेंसिटी के Yes, sir. रेशियोज नहीं निकालने Yes, पड़ेंगे? sir. है ना? अच्छा, तो डेंसिटी जहां पे आ गई है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक रिलेशन ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या होता है बेटे रिलेशन, क्या होता है? मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे मास पर यूनिट वॉल्यूम ही तो होता है डेंसिटी, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई यस करके लिख रहा हूँ उसको, है ना? मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी कि वॉल्यूम अगर आप निकालोगे वायर का तो एरिया इनटू लेंथ आ जाएगा, Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। डेंसिटी को मैं लिख देता हूँ कुछ भी, डी लिख देता हूँ, फिलहाल हमें पता नहीं है ना क्योंकि। चलो भाई, अब हमारे पास रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं अब एरिया को रिप्लेस कर सकता हूँ इस फॉर्मूले में। इसको मैं कैसे लिख दूंगा, आर इक्वल्स टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाय एरिया को मैं क्या, मास अपॉन एल इंटू डी लिख सकता हूँ क्या, देख के बताओ, Yes, sir. है ना? या फिर क्या मैं एरिया को, हाँ नहीं सही है, डेंसिटी को मैं या तो डी लिख देता हूँ या रो लिख देता हूँ। चलो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आगे डी तुम क्या डिस्टेंस भी समझ सकते हो। बेटर ये है कि मैं इसको रो लिख दूं, रो से समझ जाओगे ना, डेंसिटी है, Yes, sir. रेजिस्टिविटी भी होता है क्योंकि, है ना, रेजिस्टिविटी भी होता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, डेंसिटी है ये, डेंसिटी, डेंसिटी को मैंने रोल बोला है यहाँ पे, स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं पहले से ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, हाँ भाई, तो आर क्या हो जाएगा, ऊपर भी देखो रो एल बाय ए, नीचे भी रो एल बाय ए। अब आगे बताओ क्या करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो ये बताओ। Yes. ठीक है, अच्छा, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर का टर्म बन जाएगा क्या इसमें? बाकी टर्म को इग्नोर करो, ये एल ऊपर चला जाएगा तो इसमें आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाएगा क्या, Yes, sir. है ना? Yes. नहीं समझ में आया? No, sir. ठीक है, मैं इसको, तुम्हें मेरे ख्याल से ये टर्म कंफ्यूज कर रहा है डेंसिटी वाला, है ना? Yes, sir. ठीक है, इसको हम क्या लिखें, डेंसिटी को कैसे लिखें? फिर डेंसिटी को हम कैपिटल डी लिख देते हैं, चलो कैपिटल डी से कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, Yes, sir. कैपिटल डी लिख देते हैं, डेंसिटी का कैपिटल डी। ये लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तब शायद क्लियर हो जाएगा। अभी क्या है कि तुम कंफ्यूज हो रहे हो इस वजह से, क्योंकि हम इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, शायद इस वजह से कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, तो ये मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ पूरा, ध्यान से देखना इधर क्या बनेगा। ये बन जाएगा आपका रो मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय एल, है ना? ये ऊपर बन गया क्योंकि, और मल्टीप्लाई बाय एल, मतलब ये एल इंटू डी ऊपर भेज दिया मैंने, और नीचे मास बचा है मेरा। अब समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. चलो भाई, अच्छा डेंसिटी से तो मतलब ही नहीं है ना कुछ, रेजिस्टिविटी से तो मतलब ही नहीं है कुछ, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल सेम है, 3 वायर्स ऑफ कॉपर, सारे वायर कॉपर के हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो रेजिस्टिविटी डेंसिटी इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, Yes, sir. इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, रेजिस्टिविटी और डेंसिटी तो प्रॉपर्टी है उसकी मटेरियल की, तो मटेरियल तो सेम है तुम्हारा,
फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम जो जिन चीजों से फर्क पड़ रहा है उनको नोटिस करते हैं। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपॉन एम आ रहा है क्या? इज आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपॉन एम? यस या नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो भाई। तो आपका R1 और R2 और R3 में अब रेशियो निकाला जा सकता है, यानी R1 इज टू R2 इज टू R3 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? L1 स्क्वायर अपॉन M1 इज टू L2 स्क्वायर अपॉन M2 इज टू L3 स्क्वायर अपॉन M3। क्या ये हो जाएगा क्या बेटा? यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको? अब ध्यान से देखो, L1 L2 L3 की वैल्यू दी हुई है और M1 M2 की M3 की वैल्यू दी हुई है क्या? Yes, Yes. sir. ये बन जाएगा 5 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। देखो मास इज 135, तो M1 की जगह 1 आ गया और लेंथ 531, L1 की जगह 5 आ गया। ऐसे ही मैं बाकी भी लिख सकता हूँ। L2 कितना, सॉरी L2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9। 9. है ना, और नीचे M स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर, सर एम। सॉरी 3 का स्क्वायर नहीं, 3 आएगा केवल। क्या आएगा? केवल 3 आएगा, 3। है ना, क्योंकि M स्क्वायर नहीं M है। कूल। और सर आपने 1 का स्क्वायर यहाँ किया. पे भी 1 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 का स्क्वायर आएगा या फिर 5 का स्क्वायर आएगा ऊपर न्यूमरेटर में? 1 का स्क्वायर. और नीचे डिनोमिनेटर में M3 की जगह क्या आएगा? 5। 5। अब ये डायरेक्टली लिखने में कंफ्यूजन होता हो ना तुम लोगों को, तो यहाँ पे लिख के रख लेना अलग से कि L1 है आपका 5, L2 है आपका 3 और L3 है आपका 1, है ना, और M1 है आपका 1, M2 है आपका 3 और M3 है आपका 5, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कैलकुलेशन के टाइम पे। ठीक है, जल्दबाजी में हो जाता है कि। ठीक है, क्या आंसर आया भाई? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25. 25। 25. 25 is to 3, 25 is to 3 is to 1 upon 5। 5। अब इसको, अब ये रेशियो तो कोई आंसर आ नहीं रहा है, ऐसा तो कोई रेशियो नहीं दिया हुआ, तो 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? Yes, sir. ये क्या बन जाएगा भाई? 125 ऊपर आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई बाय 15 आएगा क्या? 5 इंटू 3, यस Yes, सर। sir. और यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है? Fourth option. क्या ये समझ में आया सबको? Option. Yes, Yes. sir. Yes. Yes, पक्का? sir. Yes, sir. पक्का आगे चलें? Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, फिर आपको भले ही छोड़ देंगे, बाकी का डिस्कशन हम कल रख लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ। सॉल्व दिस वन। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली चार्ज निकालना है, करंट दिया हुआ है। ठीक है, सबको मिलते हैं 1 से 2 मिनट। ये लो, दिख रहा है अभी? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? Yes, यस sir. करो, सॉल्व करो। अभिषेक का आंसर आ गया, क्या बात है। मुस्कान, दीप्ति, सबका आंसर सेम ही है क्या? नाजो का भी? तुमने क्या सॉल्व किया हुआ है क्या पहले से ये? No, sir. तो फिर आंसर कैसे आ गया इतनी जल्दी? और किसी क्वेश्चन का तो नहीं बताया तुमने जल्दी से, हैं? और किसी क्वेश्चन का तो नहीं बताया आप लोगों ने जल्दी से आंसर? इंटीग्रेशन में माहिर हो गए हो या तो तुम, है ना, देखते ही बता देते हो इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, ऐसा है क्या?
सर ये वाला थोड़ा सिंपल था। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। अगर आंसर आ गया है जल्दी से तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, चलो भाई डिस्कस कर लें इसको। यस सर। Yes, sir. आई Yes, क्यू, sir. आई क्या होता है बेटा? व्हाट इज करंट? इज इट डी क्यू बाई डी? Yes, sir. चार्ज फ्लो ऑन करंट, है ना? Yes, sir. तो आपको Yes, आई sir. की इक्वेशन दे रखी है, यानी डी क्यू बाई डी टी आपको दिया हुआ है क्या? 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ये दिया हुआ है आपको, है ना? निकालना क्या है? चार्ज फ्लो निकालना है 0 से 2 सेकंड तक। तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा? डी क्यू को इंटीग्रेट करूंगा, और इसके लिए मुझे डी टी को उधर भेजना पड़ेगा राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करके। Sir. ये क्या हो जाएगा? Yes, sir. 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई डी टी, और इसको भी इंटीग्रेट कर दूंगा। कहां से कहां तक करूंगा इंटीग्रेट? लेके 0 से 0 0 2. to 2 0 to seconds. 3. है ना? और ये 0 से क्यू ले लो, जितना चार्ज निकालना है, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये तो इंटीग्रेट होके क्यू ही बनेगा क्या? डी क्यू इंटीग्रेट होके। Yes, यस sir. सर। और इसका Yes, sir. इंटीग्रेशन निकालना में आता है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 इंटू टी क्यूब बाई 3, यस सर। 0 से 2, Yes, sir. प्लस 2t का क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई 2, तो ये बनेगा आपका टी स्क्वायर। ये आएगा क्या बच्चों? टी स्क्वायर यस सर। 0 से 2, है ना? प्लस 5t 0 से 2, क्या बना भाई? ये 3 से 3 कट हो गया, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, प्लस 2 टू जा 4, प्लस 5 टू जा 10, 22 कॉलम्स। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन तो गलत करके नहीं आए हो ना? नो सर। ये तो सही करके आए हो, ठीक है। यस। ऐसे, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो फिर ये चीज बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि हमें बेसिक फॉर्मूलाज अभी रिवाइज करने बच रहे हैं, है ना? बेसिक चीजें नहीं आती हमें बिल्कुल, लेकिन ये क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो मतलब हम थोड़ी मेहनत करके कर सकते हैं और कंप्लीट, है ना? तो दोनों चीजों का सोल्यूशन है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे हो, है ना? क्या सिचुएशन है आपकी, करंट सिचुएशन। जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप चेंज नहीं ला पाओगे। फिर आप सवाल पूछते रहना मुझसे हमेशा कि सर कैसे मार्क्स बढ़ाएं, क्योंकि जब सर बड़ा बता रहे हैं ना कैसे बढ़ाना है तो आप सुन नहीं रहे हो। तो सबसे पहले एनालाइज करो कि तुम्हें तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। क्या आपको मैथ्स लगाने में दिक्कत आ रही है? क्या आपको कॉन्सेप्ट लगाने में दिक्कत आ रही है? क्या आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है क्वेश्चन की? क्या ये प्रॉब्लम जनरल है, सब हर क्वेश्चन में दिक्कत आती है, या केवल अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें दिक्कत आती है? क्योंकि अगर केवल अच्छे क्वेश्चंस में दिक्कत आती है तो हम प्रैक्टिस करके वहां तक पहुंच सकते हैं जब वो क्वेश्चन भी आपको समझ में आने लगे। लेकिन अगर आपको हर क्वेश्चन में दिक्कत आती है क्वेश्चन समझने में, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमने बेसिक फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा है, हमने बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं किए हैं। तो सबसे पहले फिर हमें वो करना पड़ेगा। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है आप सब लोगों को? यस Sir. Yes, sir. अपनी सिचुएशन समझो, करना क्या है उसके बाद डिसाइड होगा। जब सिचुएशन समझ जाएंगे आप, तब आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है ना? और उसके बाद फिर मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी, कॉमन है, वो सब में कॉमन है। प्रैक्टिस तो सबको करनी पड़ेगी, ठीक है, नीट निकालना है तो। चलो भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की प्रैक्टिस कल करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना, वरना मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन तो लूंगा ही, सही है ना? सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद अ न्यू चैप्टर, मोशन इन 2D। ठीक है, छोटा चैप्टर है तो उसको जल्दी पहले खत्म कर लेंगे, फिर हम 11th और 12th के जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं वो लेंगे, है ना? सिंस अभी 1D तक हम पहुंच चुके हैं तो इसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं। ठीक है बच्चा, तो इसको हम ले लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, जल्दी से हो जाएगा 1-2 क्लास में, और साथ में हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिविजन भी हो जाएगा एमटी का। ठीक है, सो दिस विल बी योर नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, फॉर्मूलाज पढ़ के आना, सारे फॉर्मूलाज जो भी प्री रिक्वेस्ट है वो करके आना, और जो डाउट्स हैं अगर आपको हैं पहले तो मुझे शेयर कर देना। ठीक है, 2D के फॉर्मूलाज पढ़ के आना। ठीक है, तब तक के लिए क्वेश्चन सॉल्व करो जितने कर सकते हो, सेल्फ स्टडी करो। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है बच्चा, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को? No, sir. No, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर इन दैट केस अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Good night, sir. गुड नाइट।